नमस्ते बच्चों। आज मैं 10 क्लास के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थों के साथ क्रिया कर नए तथा भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपित किया जाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इनका परिभाषा देखते हैं। हाँ तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं। वे कौन से भाग हैं? एक हो गए अभिकारक, दूसरा हो गया उत्पाद। अब रही बात अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिकारक हो गए कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से क्रिया करने वाले अभिकारक हो गए, तथा नए एवं भिन्न गुण वाले पदार्थों का जो निर्माण हुआ है उसे उत्पाद कहते हैं। हमें लगता है कि आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी अभिकारक और उत्पाद में। जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जल का निर्माण जो हो रहा है वह H2 और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने से H2O बनता है। तो ये हो गए अभिकारक और यह हो गया उत्पाद। तो अभिकारक जो हैं वे बाएं साइड में लिखे जाते हैं, उत्पाद जो है वे दाएं साइड में लिखे जाते हैं। क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। कि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंधन टूटते हैं तथा नए बंधन बनते हैं, यही रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो कोई भी गुण परिलक्षित होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कहलाती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत गैस बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। कभी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बढ़ जाता है तो कभी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा घट जाता है। जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जिसमें ऊष्मा लगता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। फिर जो है रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पोटेशियम डाइक्लोरेट में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गिराते हैं तो उनके रंगों में परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे अभिक्रियाओं में भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी जो हैं गैसों का बनना, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, ये जो हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता कहलाती है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम की फीते को अगर हम जलाते हैं तो क्या मिलता है। मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो श्वेत लौह मिलता है, साथ ही साथ
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है। MgO लौ जो होता है यह भी उजला रंग का होता है और इसकी लौ जो होती है वह भी श्वेत होती है, सफ़ेद होती है। अब हम चले, रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह दो भागों में बांटा गया है। एक है संतुलित, दूसरा होता है असंतुलित। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। संतुलित क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या परस्पर समान होती है, वह संतुलित होता है। जैसे हम कहते हैं H2 + Cl2 2HCl, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन क्या है 2 हैं, क्लोरीन क्या है 2 हैं। इस प्रकार से अभिकारक साइड में हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन तत्व के 2 परमाणु हैं, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन तत्व के 2 परमाणु। इस प्रकार से हम इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। जैसे H2 है + Cl2 है और लिखा गया है HCl। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन तत्व के 2 परमाणु, हाइड्रोजन तत्व के क्या हैं 1 परमाणु है, क्लोरीन तत्व के क्या हैं 1 परमाणु है। इस प्रकार से इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर हाइड्रोजन के 1 परमाणु है, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर क्लोरीन के 1 परमाणु है। इस प्रकार से इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। कोई परेशानी नहीं है। अब रही बात संतुलित, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो 10 क्लास के सिलेबस के अनुसार संतुलन के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड यूज किए जाते हैं। अब हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है? तो हीट एंड ट्रायल मेथड यह जो है, जो दिमाग को हीट करता है, हमें लगता है कि कोई संख्या देने से, किसी संख्या के गुना करने से दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी, अर्थात रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार आजमा के देखते हैं। चलिए हम एक देखते हैं, एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ 2 का हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो हम क्या किए, गुणक के रूप में 2 ले लिए, 2 से गुना किए तो देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया। अब क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 से गुना करने पर क्लोरीन में भी गुना हो गया। इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गए और समीकरण बैलेंस हो गया। अब देखिए पोटेशियम कितने हैं 1 हैं, पोटेशियम कितने हैं 1 हैं, क्लोरीन कितने हैं 1 हैं, क्लोरीन कितने हैं 1 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। हमें किसी न किसी पूर्ण संख्या से गुना करनी है, तो यहाँ क्या करें, 3 से अगर गुना करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है। तो इसे भी 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो गुणक के रूप में करेंगे, तो कहाँ, यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 3 6 हो गया। अब 2 से गुना करने पर K बढ़ गया है, 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ क्या करना है, 2 से गुना कर देते हैं। इस तरह से हम हीट एंड ट्रायल मेथड से समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। समीकरण बैलेंस क्यों आवश्यक है, समीकरण बैलेंस क्यों किया जाता है? अभी अभिक्रिया होती है, उसमें पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही परमाणु की संख्या में परिवर्तन होता है। अर्थात परमाणु संरक्षण तथा द्रव्यमान संरक्षण को ध्यान में रखते हुए के मकसद को पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलन आवश्यक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है
कि रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों आवश्यक है, तो आंसर में होगा उसका रासायनिक समीकरण का संतुलन परमाणु संरक्षण तथा द्रव्यमान संरक्षण की ध्येय की पूर्ति हेतु की जाती है। एक और क्वेश्चन हो सकता है, संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह प्राप्त हो जाती है कि अभिकारक साइड में क्या है, प्रतिपल साइड में क्या है, कितने परमाणु, कौन कौन से पदार्थ कितने परमाणु हैं, किन किन पदार्थों का द्रव्यमान क्या है, कौन पदार्थ कितने मोल में है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। रासायनिक समीकरण को और बेहतरीन बनाने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। ये 5 बिंदु हैं, इन पांचों बिंदु को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो रासायनिक समीकरण को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया है। जब दो या अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर अधिक जटिल एवं नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं H2 + Cl2, क्या हो जाता है, HCl हो जाता है। यह जो है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से H2 + O2 H2O, हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। संयोजन भी नाम से स्पष्ट है, संयोजन मतलब जुड़ना। जब दो या अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर अधिक जटिल एवं नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका उल्टा, जब कोई जटिल पदार्थ टूटकर दो या अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं तो उस वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हो गया वियोजन अभिक्रिया। जैसे HCl अगर टूट रहा है, H2 और Cl2 में बदल रहा है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा नंबर है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अन्य यौगिकों से दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे हम लोग देखते हैं Zn + CO3, यह जो है अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु है, हम लोगों ने पढ़ा होगा रेगुलर क्लास में कि जिंक जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो यह अधिक क्रियाशील होने के कारण यह कॉपर को विस्थापित कर देता है और हो जाता है ZnCO3 + CO। इस प्रकार से इनके द्वारा इनका जो विस्थापन हुआ है तो इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। नाम है उभय मतलब दो, तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं। यहां हमने AgNO3 का जलीय विलयन लिया है और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लिए हैं। दोनों को हम एक दूसरे में मिला देते हैं। मिलाने पर देखा जाता है कि बर्तन के पेंदी पर AgCl जो कि उजले रंग का है वह जमा हो जाता है। अवक्षेप का जो है
हम चिन्ह भी दे दिए हैं। तो यहाँ अवक्षेप बना है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलेंगे। यह अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बने हैं, तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे। और यहाँ देखा जाए तो Ag क्या किया है, Na को विस्थापित किया है। AgNO3 था, NaCl था, Ag Na को विस्थापित कर AgCl हो गया। Na जो है वह Ag को विस्थापित किया है और क्या हुआ, NaNO3 हो गया। इस प्रकार से यहाँ दो मूलक हैं और दोनों मूलक एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसी कारण इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो मूलक एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए एवं भिन्न गुण वाले पदार्थों को देते हैं, वह क्या कहलाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया चौथा नंबर है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या है, तो पहले हम यह जानें ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण क्या होता है, O2 का जुड़ना H2 का निकलना, ये है ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल इसी के सामने लिखते हैं। यहाँ देखा जाए CaO बन गया, इसका मतलब है कि Ca में कोई चीज़ जुड़ा है। क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, तो इसका हो गया Ca का ऑक्सीकरण हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए H2S है, इस H2S से H निकल गया है तो S हो गया। यह भी क्या है, ऑक्सीकरण है। अर्थात जहाँ भी ऑक्सीजन जुटेगा, जिस किसी में जुटेगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिस किसी से हाइड्रोजन निकलेगा उसका अवकरण हो जाएगा। अब रही बात इसी में, जिस किसी से हाइड्रोजन निकलेगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। H2S से S से हाइड्रोजन निकल गया तो H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ Ca में ऑक्सीजन जुट गया है तो Ca का ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ H2S से हाइड्रोजन निकल गया है तो H2S का ऑक्सीकरण हो गया। जिसका ऑक्सीकरण होता है वे अवकारक होते हैं। क्या होते हैं, अवकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वे अवकारक होते हैं। और जो दूसरे साइड में है उसका अवकरण होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुटा है। अवकरण का परिभाषा क्या होता है, अवकरण में कहते हैं O2 का निकलना, H2 का जुड़ना। तो यहाँ देखिए क्लोरीन में H जुड़ गए हैं तो इसका अवकरण हो गया। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ वे अवकारक होते हैं और जिसका अवकरण होता है वे ऑक्सीकारक होते हैं। जिसका अवकरण होता है वे ऑक्सीकारक होते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है वे अवकारक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर भी हम ऑक्सीकरण अवकरण को बता सकते हैं। Na है, इसका क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यह ऑक्सीकरण हो गया।
अर्थात किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने को ऑक्सीकरण कहते हैं। और Cl में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, यह क्या हो गया? अवकरण हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से धनायन हो जाता है जो कि ऑक्सीकरण है, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऋणायन हो जाता है जो कि अवकरण है। इस प्रकार से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना अवकरण कहलाता है। दूसरा हम परिभाषा में इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सोडियम से इलेक्ट्रॉनों के निकलने से Na+ आयन हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के निकलने से तत्व जो हैं परमाणु उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने से तत्व या परमाणु का अवकरण हो जाता है। अब आप सभी जो भी आपके पास बुक है, भारती भवन का बुक हो या कोई अन्य प्रकाशन की किताब हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, उनके सब्जेक्टिव को देखिएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर से पास कीजिए। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो भी वीडियो देख रहे हैं मन लगा करके पढ़ें और हमारे इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी से इसे जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।